अलसुब जब उसके फोन की घंटी बजी और होटल का नंबर दिखा तो कैप्टन राहील संभल कर बैठ गया। इतनी सुबह गीता पाठक उठने वाली नहीं थी। हेलो, उसने जानबूझकर खुमार आलूद लहजे में कहा जैसे सो रहा हो। वेरी सॉरी शिराजी, बुरा मत मानना, तुम्हें नींद से जगाया। मुझे एक जरूरी काम आन पड़ा है, तुम होटल चले आओ, नाश्ता मेरे साथ करना, उसने बड़ी लगावट से कहा और राहील का जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया। बहुत सोच विचार के बाद उसने शिराजी को फोन किया था, क्योंकि शर्मा ने अचानक उसे एक काम सौंप दिया था और उसके साथ ही बड़े मुल्तजी लहजे में कहा था कि अगर उसने ये काम न किया तो दिनेश शर्मा यानी उसके होने वाले शौहर नामदार का मुस्तकबिल तारिक हो जाएगा। शर्मा ने बताया था कि उन्हें आज ही हिदायत मिली है कि ये एनवेलप एक लड़की तक पहुंचाना है जो कल 10 बजे सुपर स्टोर पर शॉपिंग करने आएगी। उस लड़की की तस्वीर उसने गीता को दिखा दी थी। शर्मा, तुम मुझे किसी रोज मरवा दोगे, क्या है इसमें? गीता झुंझला गई थी। पॉइजन, शर्मा ने कहा और गीता चौंकी। क्या मतलब है तुम्हारा? हिंदी में पॉइजन को जहर कहते हैं। शर्मा ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। मेरा मतलब है ये तुम क्या कह रहे हो? गीता ने कदरे खौफजदा लहजे में कहा। मिस गीता पाठक, ये हुक्म दिल्ली से आया है कि तुम्हें ये पार्सल उस लड़की को देना है और बस। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम्हें खुद ये जहर निगलने के लिए कहा गया हो। शर्मा का लहजा कदरे गैर संजीदा होने लगा था। शर्मा, मैं ये काम नहीं कर सकती, गीता ने अपनी दानिस्त में फैसला कुन लहजे में कहा। ऐसा मुमकिन था मिस गीता, अगर इससे पहले तुमने एजेंसी का कोई काम न किया होता तो शायद ये मुमकिन होता। तुम जानती हो यहाँ अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। ये बड़े जालिम लोग हैं मिस गीता, जिसके लिए जिस काम का इंतखाब कर लें उसे करना ही पड़ता है। शर्मा ने इतनी संजीदगी से ये बात कही थी कि उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक लहर सरायत होने का एहसास हुआ। फिर भी अगर मैं ना चाहूँ तो? गीता ने संभल कर पूछा। कई ऑप्शन है, तुम्हें ISI के हाथों गिरफ्तार करवाया जा सकता है और उनके मुताल्लिक यकीनन तुम्हें कोई खुशफहमी नहीं होगी। तुम्हारे खिलाफ ऐसे सबूत दिए जाएंगे जो तुम्हारी सारी जिंदगी पाकिस्तानी उकूबत खानों में रखेंगे जब तक कि तुम पागल ना हो जाओ। ये भी मुमकिन है कि तुम्हें यहाँ कुछ न कहा जाए और यही सुलूक उधर तुम्हारे साथ किया जाए। जाहिर है तुम डिप्लोमेट कवर नहीं रखती। मेरा मतलब है कुछ भी मुमकिन है। शर्मा ने उसकी आंखों में झांका। एक शफाक मुस्कुराहट उसके होंठों पर नाच रही थी। गीता पाठक दूध पीती बच्ची नहीं थी। उसे इल्म था कि एक मर्तबा इस दलदल में उतरने के बाद फिर अपनी मर्जी से बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता। वो रॉ के लिए गुज़श्ता 3 साल से छोटे मोटे काम कर रही थी, लेकिन इस नौयत का कोई काम उसने इससे पहले नहीं किया था। ना ही उसे शर्मा से उम्मीद थी कि वो उसके साथ ऐसा घटिया बर्ताव करेगा। उसने सारी जिंदगी अपनी मर्जी और आजादी से बसर की थी, लेकिन यहाँ शर्मा की बात न मानकर वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के हाथों जिंदा दरगोर होना नहीं चाहती थी। इसके लिए सिवाय हाँ करने के और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब हमारी डील प्रोफेशनल ही हुआ करेगी, उसने थके थके लहजे में कहा। अप टू यू। शर्मा की मुस्कुराहट बरकरार रही। छोटा सा कैप्सूल पॉलीथीन की थैली में पैक था जिसे उसने अपने हैंड बैग में मुंतकिल कर लिया। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो खुद किसी को जान से मारने के लिए जहर पिलाने जा रही हो। होटल पहुंचने के बाद उसने 3 पैग ऊपर नीचे विस्की के अपने हल्क में उंडेले, तब कहीं जाकर वो नॉर्मल हुई। लड़की की तस्वीर उसके पर्स में मौजूद थी और शर्मा ने सख्ती से हिदायत की थी कि उसे जहन नशीन करके जाया कर दे। शराब के नशे में रात देर गए तक वो बेसुध होकर सोती रही, लेकिन एक डरावने ख्वाब ने उसे जगा दिया, जिसके बाद उसके लिए सोना मुमकिन न रहा। वो तो करीबन 2 घंटे से बिस्तर पर करवटें बदलती शिराजी को फोन करने का इंतजार कर रही थी। न जाने कोई गैबी ताकत क्यों उसे बार बार ये बात कह रही थी कि शिराजी को एतमाद में लेकर सब कुछ बता दे। ये भी तो मुमकिन था कि वो खुद रंगे हाथों पकड़ी जाए। उसने सोचा जिस लड़की को जहर का ये कैप्सूल पहुंचाने जा रही है वो रॉ की ही कोई एजेंट होगी। ऐन मुमकिन है कि वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की नजरों में आ चुकी हो। मुझे सब कुछ शिराजी को नहीं बताना चाहिए, उसने बिलाखिर फैसला किया। शिराजी की उससे हमदर्दी बजा, लेकिन वो भी अपने किसी इंटेलिजेंस वाले दोस्त के जरिए ही उसका मसला हल करवाता और इंटेलिजेंस के लोग काबिल एतबार नहीं थे। वो कुछ भी कर सकते थे। ऐन मुमकिन है इस ताउन के नतीजे में वो उसे कुछ न कहते, लेकिन दूसरी एजेंट को तो बहरहाल पकड़ लेते, जिसके बाद इंडिया में रॉ उसके लिए मसाइल पैदा करती। उसने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया कि शिराजी को बताए बगैर किसी बहाने से सुपर स्टोर ले जाए, जहां लड़की से अचानक मुलाकात करे, या फिर शिराजी के इल्म में आ भी जाए तो उसे इत्तेफाकी मुलाकात करार देकर अपनी जान छुड़ा ले। एक मर्तबा भारत पहुंचने के बाद वो शर्मा और उसके ब्लैकमेलर साथियों से निमट सकती थी। उसका जितना असर और रसूख प्रेस में था, उसके बाद ऐन मुमकिन था कि रॉ वाले उसे ज्यादा तंग न करते। ख्यालात का ताना बाना शिराजी की आमद से टूटा। खैरियत, आप परेशान लग रही हैं? मेरा मतलब है नींद नहीं आई क्या? उसने गीता की सूजी हुई आंखें देखकर दरियाफ्त किया। नहीं, बस मेरे दिमाग में कोई बात फंस जाए तो फिर निकलती नहीं। गीता ने अपने जहन में तैयार करदा कवर स्टोरी पर काम शुरू कर दिया। क्या फंस गया आपके इतने खूबसूरत दिमाग में? शिराजी ने माहौल को कदरे गैर संजीदा करना चाहा। वो है ना यहाँ कोई सुपर स्टोर? सवालिया अंदाज में गीता ने पूछा। हाँ भाई है, ज्यादातर स्मगल शुदा चीजें मिलती हैं वहाँ। शिराजी को याद आ गया। हाँ वही, कौशल्या ने मुझे वहाँ से कुछ
आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाने के लिए कहा था। उसने शिराजी से नजरें चुराते हुए कहा। न जाने क्यों उसका दिल शिराजी से झूठ बोलने पर राजी न था। ओहो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है, चलते हैं, वहाँ कोई वाकिफ निकल आएगा, मुनासिब कीमत पर शॉपिंग हो जाएगी। और रहा यहाँ से शॉपिंग ले जाने का मसला, तो नो प्रॉब्लम भाई, मैं चरस तो नहीं निकलवा सकता, लेकिन बाकी आपके सामान पर कोई नजर नहीं डालेगा। शिराजी ने हस्बे मामूल उसकी हौसला अफजाई की। कितना फासला है यहाँ से सुपर स्टोर का? उसने पूछा। 15-20 मिनट, शिराजी ने कहा। ओके, नाश्ता करके आराम से निकलते हैं। थैंक गॉड तुम आ गए, वरना मेरे लिए मुसीबत बन जाती। मालूम नहीं मैं इतनी डिपेंडेंट क्यों हो गई हूँ। तुम्हें मिलने से पहले ऐसा कुछ नहीं था। आखिरी फिक्रा बेख्तियार उसके होंठों से फिसला। आपकी जर्रा नवाजी है मिस गीता, शिराजी ने करीबन झुकते हुए कहा, और वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। शिराजी की मौजूदगी में वो गुसल खाने में चली गई और थोड़ी देर बाद जब उस बात का अंदाजा हो गया कि अब उसकी टाइमिंग सही रहेगी, तो वो शिराजी के साथ सुपर स्टोर की तरफ चल दी। इस बात का अंदाजा उसे नहीं था कि यहाँ रवानगी से पहले शिराजी ने फोन पर कर्नल विरदक से बात की थी, जिसके बाद ब्रिगेडियर जहाजेब से राब्ता किया था और अब उसकी प्लानिंग के मुताबिक काम जारी था। 10 बज रहे थे जब दोनों स्टोर पर पहुंच गए। ये स्टोर दिन रात खुला रहता था और यहाँ रश लगा रहता था। राहिल जानता था कि जरूर उसे गीता पाठक यहाँ कवर बनाकर लाई है और उसकी ख्वाहिश थी कि जिस काम के लिए वो यहाँ आई है वो इस तरह पूरा करे कि उसे यकीन रहे शिराजी को इसका इल्म नहीं हो पाया। उसने जानबूझकर गीता पाठक को इस बात का मौका दिया कि वो ज्वेलरी सेक्शन में जाकर अपनी मर्जी का सामान पसंद करे। कीमत की परवाह न करना मिस गीता, बस ये बात ज़हन में रखना कि मैं आपको प्रिंटेड कीमत से निस्फ पर सामान दिला दूंगा। अपना यार है क्या? उसने गीता के इतने नजदीक होकर सरगोशी की थी कि मुसरत व इनबिसात से वो झूम उठी। वो तो न जाने कब से यही कुछ चाहती थी। गीता पाठक उससे अलग होकर लेडीज डिपार्टमेंट की तरफ गई, जहां वो पहले रेडीमेड गारमेंट्स वाले हिस्से में घूमती रही, जिसके बाद वो ज्वेलरी वाले पोर्शन में आ गई। उसे इस नौयत की हिदायत मिली थी। अभी वो ज्वेलरी के एक शोकेस पर झुकी एक नकली मोतियों का हार देख रही थी जब छठी हिस्स किताबें उसने सामने से उसी लड़की को आते देखा जिसकी तस्वीर वो अपने होटल में जाया कराई थी। एक मर्तबा उसका दिल जोर से धड़का। लड़की उसके नजदीक आ गई। वो बिल्कुल इस तरह यहाँ आई थी जैसे दूसरी खवातीन ज्वेलरी में दिलचस्पी लेते घूमती फिरती उस तरफ आ जाती हैं। गीता के नजदीक पहुंचकर उसने गीता के पहलू के बहुत करीब आकर उसे मुखातिब किया था। हेलो मिस गीता, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस इस हार को देखती रहो, मुझे पॉलीथीन की थैली दे दो, मेरी तरफ देखे बगैर। उसके हेलो कहने पर ही गीता को यूं लगा जैसे उसका दिल सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर आ गिरेगा। उसके हेलो कहने पर ही गीता को यूं लगा था जैसे उसका दिल सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर आ गिरेगा। हालांकि वो 2 मिनट पहले से लड़की को देख रही थी, लेकिन उस कमबख्त को जरा बराबर परवाह नहीं थी। वो तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही थी। गीता ने चोर नजरों से दाएं बाएं देखा और बड़ी फुर्ती से अपने गिरबान में छुपाया हुआ कैप्सूल निकालकर मुट्ठी में बंद कर लिया। लड़की उसकी हरकतों सकनात ही नहीं, यहाँ मौजूद तमाम खवातीन का जायजा ले रही थी। गीता ने कपकपाते हाथ से थैली उसको थमा दी। बहुत समझदार लगती हो, वेल डन। इसी तरह मेरी तरफ देखे बगैर आगे निकल जाओ और हाँ, यहाँ से कोई चीज जरूर खरीद लेना। लड़की ने उसे हिदायत दी और तेजी से दूसरी समत घूम गई। उसके वहाँ से हटने पर गीता ने सुख का लंबा सांस लिया और वही हार उठाकर काउंटर की तरफ चल दी। दोनों के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि उनकी तमाम हरकत को न सिर्फ यहाँ मौजूद 2 स्मार्ट खवातीन ने नोट किया है, बल्कि एक कैमरे ने रिकॉर्ड भी कर लिया है। गीता ने हार पकड़ा और उस समत चल दी जहाँ वो शिराजी को छोड़कर आई थी, लेकिन अचानक ही शिराजी उससे टकरा गया। इतनी देर, मैं तो समझा आप मुझे छोड़कर भाग गई हैं। ढूंढता हुआ इस तरफ आ गया। शिराजी ने हस्बे मामूल मजाही अंदाज में कहा, नहीं शिराजी, मैं कम से कम तुम्हें छोड़कर नहीं भाग सकती, अलबत्ता तुम भाग जाओ ये अलग बात है। उसने अपनी बेकाबू धड़कनों को संभालते हुए शिराजी से कहा, अरे मैडम, हम भागने वाले नहीं हैं, हम तो जान से गुजर जाने वाले लोग हैं। शिराजी का बात कहने का अंदाज ऐसा जानलेवा था कि गीता बेख्तियार उससे लिपट गई। उसका ये अमल कतन गैर इरादी था। एक लम्हे के लिए तो शिराजी बौखला ही गया। मिस गीता प्लीज, ये इंडिया नहीं, मुझे जूते पड़वाने का प्रोग्राम बना रखा है क्या? उसने गीता को आहिस्तगी से खुद से अलग करते हुए नॉर्मल रहने की तलकीन की। गीता के इस अमल की शाहिद वहाँ मौजूद सिर्फ एक लड़की थी, जिसने मुस्कुराकर शिराजी की तरफ देखा और उसे आंख मारकर आगे निकल गई। शिराजी के साथ उसने काउंटर पर बिल की अदायगी की। उसके नाना करने के बावजूद जिद करते हुए उसने शिराजी के लिए यहाँ से 2 शर्ट्स और नेक टाइयां खरीदी और उनकी कीमत भी खुद अदा की। अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मैं अभी यहाँ रोना शुरू कर दूंगी। उसने शिराजी को धमकी दी तो उसे खामोश होना पड़ा। सुपर स्टोर वालों ने उसे खुसूसी रियायत कर दी थी। दोनों बाहर आए। गीता को अपना वजूद हवा में उड़ता महसूस हो रहा था। उसने अगले ही रोज यहाँ से चले जाने का फैसला किया। हालांकि उसका वीजा अभी चंद रोज बाकी था, लेकिन अब वो अपने इस प्यारे दोस्त के लिए मजीद मसाइल पैदा नहीं करना चाहती थी। होटल की तरफ जाते हुए शिराजी के मोबाइल की घंटी बजी। यस, उसने कहा और दूसरी तरफ से कुछ सुनने लगा। इस दरमियान में वो सिर्फ हूँ हाँ ही करता रहा।
गीता के पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। गीता के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था कि वो क्या कह रहा है। फिर उसने पश्तो में बात करनी शुरू कर दी और बिल आखिर फोन बंद कर दिया। खैरियत? गीता ने उसकी तरफ देखकर पूछा। नो, बिल्कुल नहीं। एक तो खुदा जाने ये बड़े भाई दुनिया में क्यों पैदा होते हैं। उसने गीता की तरफ देखकर अगली बात की तमहीद बांधी। क्यों भाई, बड़े दुखी लगते हो? गीता का मूड खुशगवार था। मैं खैर से बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। एक कजन लंदन से आ रही है और फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। मुझे मोहतरमा को बच्चों समेत वसूल करके घर पहुँचाना है। उसने कहा तो गीता को दुख सा हुआ। वो चाहती थी कि अब यहाँ से भारत रवानगी तक वो एक लम्हे के लिए भी उससे जुदा न हो। नो प्रॉब्लम, मैं चली जाऊंगी होटल। गीता ने दिल पर पत्थर रखकर कहा। अरे नहीं मिस, ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपको यहाँ उतार दूं? हम पाकिस्तानी लोग मेहमान को घर तक पहुँचा कर आते हैं, उसने आहिस्ता से कहा। होटल पहुँचने तक वो गीता पाठक को अपने खानदान के लतीफे सुनाता रहा। फिर उसे होटल की लॉबी में छोड़कर शाम को आने का वादा करके चला गया। लड़की बड़े इत्मीनान से सुपर स्टोर के बाहर आई और वहाँ से एक नजदीकी पीसीओ की तरफ गई, जहाँ से उसने किसी को फोन किया। अब वो टैक्सी की मुंतजिर थी। उसकी तरफ आने वाली दोनों टैक्सियां जैसे पहले से उसकी मुंतजिर थीं। इन दोनों को कैप्टन राहील के साथ ही चला रहे थे। मलिक नवाज के हिस्से में उसे मंजिल तक पहुंचाने की सादत आई। लड़की ने उसे इस्लामाबाद के मुजाफात में उस इलाके का नाम बताया था जहां एक मॉडर्न कॉलोनी ज़ेर तामीर थी और बमुश्किल 3-4 घर ही आबाद हुए थे। वो भी एक दूसरे से इतने ज्यादा फासले पर थे कि आम हालात में किसी को दूसरे की खबर नहीं हो सकती थी। कॉलोनी से कुछ फासले पर ही टैक्सी से उतर गई। मलिक नवाज ने अपना किराया वसूल किया और आगे निकल गया। उसके 3 और साथी मोटरसाइकिल और कार पर उनके साथ ही जहां तक पहुंचे थे, जो मुख्तलिफ रास्तों से लड़की की निगरानी कर रहे थे। लड़की चलती हुई जहां से 2 फरलांग दूर वाक़े एक कोठी तक पहुंची और अंदर चली गई। उसके घंटी बजाने पर जिस बारिश नौजवान ने दरवाजा खोला था, आंखों से दूरबीन लगाए इंस्पेक्टर खावर शाह को वो कुछ जाना पहचाना चेहरा लगा और उसने अपना जहन पर जोर देना शुरू कर दिया। अचानक ही एक कौंधा उसके दिमाग पर लपका। उसे याद आ गया कि इस नौजवान को उसने पीरजादा के यहाँ 2-3 मरतबा देखा है। उसने फौरन ही मोबाइल पर कैप्टन राहील से राब्ता कायम करके अगली हिदायत तलब कर ली थी। कैप्टन राहील उस वक्त टास्क फोर्स के साथ मौजूद था। ब्रिगेडियर जहांजेब की कमान में कायम होने वाली इस इमरजेंसी टास्क फोर्स ने लीजा मार्टिन को बरामद करने की जिम्मेदारी उठाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि कैप्टन राहील जिस तरह इंडियन हाई कमीशन नेटवर्क और गीता के नजदीक पहुंच चुका है, वहां से जरूर कोई बड़ा सरप्राइज सामने आ सकता है। कैप्टन राहील की टीम की तरफ से पुरस्कार लड़की के मुताल्लिक पल पल की इत्तला यहाँ वसूल हो रही थी। सुपर स्टोर में मौजूद टीम ने गीता पाठक को अपने गिरबान से कोई शय निकालकर उस लड़की को थमाते हुए देख लिया था और इस मंजर को फिल्मा भी लिया था। उस वक्त ब्रिगेडियर जहांजेब दोबारा उस फिल्म को चलाकर देख रहे थे। इस मंजर को जहां गीता ने लड़की को पार्सल दिया था, ब्रिगेडियर साहब ने फोकस कर रखा था और कैप्टन राहील कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गाड़े उसका जायजा ले रहा था। 1 मिनट प्लीज, उसने कुछ सोचते हुए ऑपरेटर से कहा। इसे जितना क्लोज कर सकते हो करके दिखाओ। लड़की ने गीता के हाथ से लड़की के हाथ में मुंतकिल होते पॉलीथीन के छोटे से पैकेट पर उंगली जमाई। ऑपरेटर ने उसे मुख्तलिफ एंगल से दिखाना शुरू कर दिया। अचानक ही कर्नल विर्दक के मुंह से निकला, ओ माय गॉड सर, ये तो पॉइजन। कैप्टन राहील ने हामी भरी, यस सर, ऑलराइट। ब्रिगेडियर जहांजेब कुछ सोचने लगे। गीता पाठक ने उस लड़की को पॉइजन किस लिए दिया है? अगर उसे जहर दरकार था तो यहाँ भी बआसानी मिल सकता था। कोई खास किस्म का जहर तो नहीं है। उन्होंने बड़बड़ाने के अंदाज में बात कहनी शुरू की और कुछ देर बाद ही वो एक नतीजे पर पहुंच चुके थे। कैप्टन राहील, एसएसजी के साथ रेड करो। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आज रात हम लीजा मार्टिन को बरामद कर लेंगे, बट बहुत मोहतात होकर। खबरदार, इस जहर को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राइट सर। कैप्टन राहील चौकस हो गया। थोड़ी देर बाद कमांडोज की एक खुसूसी टीम को खुसूसी हिदायत के साथ कैप्टन राहील उस जगह ले जा रहा था जिसे उसके साथियों ने घेरा हुआ था। हंगामी सूरत हाल से निमटने वाले स्पेशल कमांडोज की इस टीम की कमांड कैप्टन राहील कर रहा था। इन लोगों ने इस तरह कोठी के गिर्द घेरा तंग किया था कि यहाँ के किसी मकीन को कानो कान खबर न हो सकी। अब वो घड़ियों की सुइयों पर नजरें जमाए कैप्टन राहील के अगले इशारे के मुंतजिर थे। कैप्टन राहील की तरफ से इशारा मौसूल होते ही कमांडोज ऐसी बर्क रफ्तारी से दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हुए थे कि घर के मकीनों को खबर ही न हो सकी। राहील सबसे आगे था। उसके इशारे पर उन्होंने चारों कमरों को घेर लिया था और अब वो खिड़कियों के बाहर चौकस खड़े थे। अगले इशारे पर वो बंद खिड़कियों के शीशे तोड़कर इतनी तेजी से अंदर दाखिल हुए कि यहाँ मौजूद अब्बास, कमांडर रशीद, नबीला और उनके 2 और साथियों को जो आज ही यहाँ पहुंचे थे संभलने का मौका ही न मिल सका। लीजा मार्टिन को अपने साथ देखकर कैप्टन राहील ने एक लम्हा तौक़ुफ़ किए बगैर अपने सेट से मैसेज दे दिया था। टारगेट हिट सर, उसने करीबन चीखते हुए कहा।
अचानक हासिल होने वाली इस कामयाबी ने उसके चेहरे का रंग ही बदल दिया था। उसे अपने बदन में खून की जगह अंगारे तड़पते महसूस हो रहे थे। कैप्टन राहील ने आगे बढ़कर खौफजदा और जख्मी लीजा मार्टिन को अपना तारुफ करवाया और दूसरे ही लम्हे वो उसे सहारा देकर बाहर निकाल लाया। सबसे पहले उसने लीजा मार्टिन को कमांडोज की हिफाजत में सेफ हाउस की तरफ रवाना कर दिया। नबीला समेत तमाम गिरफ्तारों को वो अलग अलग करके यहाँ से ले गए थे। इस ऑपरेशन की किसी को कानो कान खबर न हो सकी। सुबह तक की तफ्तीश के बाद लड़की ने हथियार डाल दिए। अगर तुम अपने दिमाग पर जोर डालो तो याद आ जाएगा कि हम चक्राता में मिले थे, राहील ने कुछ सोचते हुए उसे कहा। नबीला के लिए चक्राता का लफ्ज किसी धमाके से कम नहीं था। वो रॉ के स्पेशल ऑपरेशन विंग की तरबियत याफ्ता कमांडो थी जिसे चक्राता ही में तरबियत दी गई थी। उसे राहील का चेहरा तो याद नहीं रहा, लेकिन इस बात का इल्म जरूर था कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के कुछ एजेंट डबल क्रॉस करके यहाँ आ चुके हैं। मेरी यादाश्त बहुत मजबूत है मिस शीला पालेकर। कैप्टन राहील का अगला इंकशाफ तो शीला पालेकर के आसाब पर बम की तरह फटा था। मिस शीला, तुम्हें एक खास मंसूबे के तहत कमांडर अब्बास से दिल्ली में टकराया गया था। तुमने उसे रॉ से बचाया, शादी की और यहाँ एक मुजाहिद कमांडर की बीवी बनकर रहने लगी। ये बड़ा शानदार कवर था। तुम्हें तमाम हिदायत लंदन से मिल रही थी जिसके लिए पीसीओ महफूज जरिया था और तुम्हारी ही तहरीक पर अब्बास ने लीजा मार्टिन को अगवा किया क्योंकि वो यहूदी और अमेरिकन थी। इस तरह एक ही वक्त में तुम्हारे दोस्तों ने भी मोसाद और CIA से टकराने का मंसूबा बनाया, लेकिन तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं था कि तुम इस मंसूबे का आखिरी हिस्सा हो। तुम्हारे जरिए तुम्हारे मालिकान को इस बात का इल्म हो गया था कि मुजाहिदीन को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो लीजा मार्टिन को रिहा करने वाले हैं। इस पर पहले तुमने बिजली के तार नंगे करके उसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती कि उसके पांव जख्मी हो गए और वो मरने से बच गई क्योंकि तुम कामयाबी से अपना काम कर रही थी और अभी उस गधे से जो तुम्हारा खावद है रॉ को कुछ और काम भी लेने थे। इसलिए लीजा मार्टिन को ऐसे जहर से मारने का मंसूबा बनाया गया जो खाने वाले पर मैदे में जाने के 1 घंटे बाद असर करता है, क्योंकि तुम्हारे मालिकान लीजा मार्टिन को मार कर ही वो घिनौने और मजमूम मकासद हासिल कर सकते थे। ये खास जहर भी तुम्हारी एजेंसी की इजाद है जो बेजायका और बेबू होता है। तुमने कॉफी में लीजा को ये जहर पिलाना था, जिसके बाद अब्बास और उसके साथी जिन्हें इस बात का कभी इल्म ना हो पाता उसे यहाँ से बाहर छोड़ाते और 1 घंटे बाद वो मर जाती। इस तरह लीजा मार्टिन की मौत का शक कभी भी तुम पर ना होता। ये जहर तुम्हें इंडियन हाई कमीशन में मौजूद रॉ के असिस्टेंट डायरेक्टर दिनेश शर्मा के जरिए पहुंचाया गया, जिसके लिए जर्नलिस्ट गीता पाठक को जो रॉ की पे लिस्ट पर मौजूद है जरिया बनाया गया। कर्नल विरदग ने अगले रोज सुबह होते ही जब उनकी टीम तमाम गिरफ्तारियों से अलग अलग तफ्तीश कर चुकी थी उसे सारी कहानी सुनाकर हैरान कर दिया। उस रोज ब्रिगेडियर जहांजेब FBI की पाकिस्तान में मौजूद टीम के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। लीजा मार्टिन की मुलाकात उनसे करवा दी गई थी। उन तक सारी कहानी सबूतों के साथ पहुंच चुकी थी और अब वो अखलाकी तौर पर इस बात के पाबंद थे कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की ख्वाहिश का एहतराम करते। ब्रिगेडियर जहांजेब ने उनसे दरखास्त की थी कि उन्हें अभी कुछ और मुल्जिमान को भी कैफर किरदार तक पहुंचाना है, इसलिए वो 2-3 दिन तक लीजा मार्टिन की बाजियाबी की खबर आउट न होने दें और इन लोगों ने यकीन दिलाया था कि वो ऐसा ही करेंगे। लीजा मार्टिन को रातों रात अमरीकी एम्बेसी पहुंचा दिया गया था जहां उससे ताउन की दरखास्त की गई जो उसने कबूल कर ली थी। गीता पाठक उसके कंधे से लगी सिस्कियां ले रही थी और राहील की घबराहट बढ़ती चली जा रही थी। एक कोने में खड़े कर्नल विरदग उसकी हवास बाख्तगी पर मुसलसल मुस्कुरा रहे थे और कैप्टन राहील को शर्मा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने गीता को नॉर्मल किया और उसे यकीन दिलाया कि वो अगले माह उससे मिलने दिल्ली आएगा, क्योंकि गीता पाठक ने उसके लिए वीजे का बंदोबस्त कर दिया था। उसने इंडियन हाई कमीशन का एक नंबर देकर कहा था कि यहाँ मौजूद ठाकुर साहब से जब भी वो फोन पर गीता के हवाले से बात करेगा तो उसका काम हो जाएगा। वो तो उसे अपने साथ ले जाकर वीजा लगवाने पर तुली थी ताकि उसे दिल्ली भी अपने साथ ही ले जाए, लेकिन बुरा हो शिराजी के पासपोर्ट का जो वो अपने गाँव भूल आया था और इस्लामाबाद तक उसे पहुंचने में कम से कम 3 दिन लग जाते। शिराजी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगी। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं भी मिस गीता पाठक। वो इसके सिवा क्या कहता। जहाज की रवानगी का ऐलान हो रहा था जब वो दिल पर पत्थर रखकर उससे अलग हुई। आंसू उसकी आंखों से मुसलसल जारी थे। अब तुम भी रोना ना शुरू कर देना। कर्नल विरदग ने उसके नजदीक पहुंचकर कंधे पर हाथ रखकर बेतकल्लुफी से कहा तो कैप्टन राहील बेसाख्ता हंस दिया। गीता पाठक का इस्तकबाल दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरवन की तरह हुआ था। उस रोज शाम को उसके हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम इंडियन चैनल से जारी किया गया, जिसमें चैनल ने दावा किया कि उनकी रिपोर्टर गीता पाठक ने पाकिस्तान में छुपे अलकायदा के 2 अहम मेंबरान से इंटरव्यू किया है। इस प्रोग्राम का आगाज भारतीय मुबस्सिरीन की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी से हुआ, जिसमें उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये साबित करने की कोशिश की
کہ القاعدہ کو پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہے اور اس کے لیڈروں نے پاکستان میں پناہ لے رکھی ہے۔ اس کے بعد ان لیڈروں کا انٹرویو شروع ہوا، جس کے انٹرویو گیتا پاٹھک نے ریکارڈ کیے تھے۔ پروگرام میں سوال جواب انگریزی اور پشتو میں ہو رہے تھے، جن میں ان لیڈروں کے منہ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں نکل رہی تھیں۔ انٹرویوز کے خاتمے پر چینل کے عالی دماغوں کو زبردست مبارکبادوں کے فون آنے لگے اور دنیا کے کئی ٹی وی چینل نے ان سے ریکارڈنگ کی کاپی بھی طلب کی۔ اس روز رات گئے پاکستانی چینل نے، جو دنیا کے قریباً 87 ملکوں میں دکھائی دیتا تھا، بھارتی چینل کے اس انٹرویو کے حوالے سے ان دونوں القاعدہ لیڈروں کو ٹی وی پر پیش کر دیا، جنہوں نے بتایا کہ وہ سٹیج کے اداکار ہیں اور اب تک کئی ڈراموں میں کام کر چکے ہیں۔ ان کے ڈراموں کے مختصر مناظر بھی دکھائے گئے۔ دونوں نے بتایا کہ ان کے ایک ساتھی نے انہیں القاعدہ کا سوانگ رچا کر ایک غیر ملکی خاتون سے انٹرویو کی بات کی تھی اور 5,000 روپے فیکس اس کا معاوضہ بھی دیا تھا، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ مذاق مذاق میں انہیں دہشت گرد بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان ٹی وی کی طرف سے 3 روز تک مسلسل وقفوں کے ساتھ بھارتی پروپیگنڈے کا ایسا جواب ملنے پر ساری دنیا کے پریس نے بھارتی چینلز پر لان تان شروع کر دی۔ گیتا پاٹھک کی حالت نیم پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ لیزا مارٹن کے اغوا کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ گیتا پاٹھک کی اس اہم رپورٹ کا کریہ کرم ہونے کے دوسرے ہی روز یورپی ملک کے ایک بھارتی کاؤنسلیٹ کو فلم موصول ہوئی جو لیزا مارٹن کے قتل کی فلم تھی۔ اس فلم میں لیزا مارٹن نے وہ کپڑے پہن رکھے تھے جو اس نے اغوا کے وقت پہنے ہوئے تھے۔ اس کے اغوا کاروں نے لیزا کے منہ پر کالے رنگ کا لمبا ماسک چڑھا رکھا تھا اور اسے پنکھے سے لٹکا کر پھانسی دی تھی اور امریکہ سے کہا تھا کہ وہ امریکہ کے ہر شہری کا یہی حشر کریں گے۔ یہ فلم ایسے شاندار طریقے سے فلمائی گئی تھی کہ بھارتی ماہرین نے ہر طرح چیک کرنے کے بعد اس کے اصلی ہونے کی تصدیق کر دی اور اگلے ہی روز بھارتی حکومت کے ایک خاص چینل نے لیزا مارٹن کے اغوا کاروں کے ہاتھوں قتل کی کہانی کے ساتھ انہیں بذریعہ ڈاک موصول ہونے والی یہ فلم بھی چلا دی۔ ساری دنیا میں شور مچ گیا۔ پاکستانی سیکیورٹی افسران نے اس فلم کو بوگس بتایا اور کہا کہ وہ لیزا مارٹن تک پہنچ چکے ہیں، عنقریب اسے برآمد کر لیں گے۔ بھارتی میڈیا نے اس بیان کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے لیزا مارٹن کے قتل کا پروپیگنڈا شروع کیا اور کہا کہ پاکستان ساری دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس فلم اور بھارتی بیانات کو ساری دنیا کے میڈیا نے خوب اچھالا، جس پر پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے بیان جاری ہوا کہ لیزا مارٹن زندہ ہے اور امریکہ میں موجود ہے۔ اس بیان کے بمشکل 15 منٹ بعد امریکی صحافیوں نے امریکہ میں لیزا مارٹن کو دریافت کر لیا، جس کے انٹرویو ساری دنیا کے چینلز پر چلنے لگے۔ اس نے بتایا کہ 3 روز پہلے اسے پاکستانی ایجنسیوں نے اغوا کاروں کی قید سے رہا کروا لیا تھا اور ان کی دیگر ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے اس سے کچھ دن خاموشی اختیار کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن اپنے قتل کی فلم دیکھنے کے بعد اس کا خاموش رہنا غلط تھا۔ اس نے پاکستانیوں کی بہت تعریف کرتے ہوئے اپنی رہائی اور مہمان نوازی پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اب یورپی میڈیا کی باری تھی، جس نے بھارتیوں کو جھوٹے قرار دیتے ہوئے کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے 2 دنوں میں 2 بڑے جھوٹ بولے ہیں، اداکاروں کو القاعدہ بنا کر ان کے انٹرویو نشر کیے اور دوسری طرف لیزا مارٹن کے قتل کی جھوٹی فلم بنا کر ساری دنیا کو پاکستان کے خلاف گمراہ کرنے کی سازش کی۔ را کے ہیڈ کوارٹر میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ جانکی داس اور ادے شرما غصے میں افسران کو گالیاں دے رہے تھے اور وہ سب گردن جھکائے سن رہے تھے۔ تم لوگ نالائق اور احمق ہو، کروڑوں کا فنڈ کھانے کے بعد تمہاری آؤٹ پٹ 0 ہے، شرم آنی چاہیے، جانکی داس نے، جس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، کہا۔ سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا کمبختوں نے۔ ادے شرما نے اپنے سر پر باقاعدہ دونوں ہاتھ رکھ کر دہائی دی۔ سر، اس کھیل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی بازی پلٹ سکتی ہے۔ ڈی جی نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ شٹ اپ، جانکی داس نے اتنے زور سے چلاتے ہوئے کہا کہ اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ غصے سے لال پیلے ہوتے ڈی جی را کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کمبخت کا ٹینٹوا دبا دے۔ اس کے تمام ماتحت زبردست سبکی محسوس کر رہے تھے۔ عین ممکن تھا کوئی تیش کھا کر جانکی داس کی ٹھکائی ہی کر دیتا، لیکن خوش قسمتی سے جانکی داس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ اسے وہاں سے لے جانا پڑا۔ ادے شام ابھی تک وہیں جمع بیٹھا تھا جب اچانک ٹی وی اسکرین پر ایک نیا کھیل چلنے لگا۔ یہ پاکستانی چینل تھا جس پر حالات حاضرہ کے پروگرام بھی وہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ پاکستانی چینل نے ایک خصوصی رپورٹ کا اعلان کیا اور یہ رپورٹ را کی انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ شیلا پالیکر کے بیان کے ساتھ شروع ہو گئی، جس نے لیزا مارٹن کے اغوا سے رہائی تک کی ساری کہانی سنا دی۔ پاکستان ٹی وی نے اس کے ساتھ ہی بھارتی ہائی کمیشن کے پروٹوکول آفیسر دنیش شرما اور گیتا پاٹھک کی ملاقات گفتگو کا ٹیپ چلا کر دکھایا، جس سے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ لیزا مارٹن کو را نے اغوا کروایا تھا اور آخر میں اسے جان سے مارنے کی کوشش بھی کی تھی۔
मुर्दे पर 100 दुर्रे। अमेरिकन मीडिया ने लीजा मार्टिन से इंटरव्यू किया, जिसने शीला पालिकर को सायका के नाम से पहचान लिया और उसकी अपने साथ होने वाली ज्यादतियों की सारी कहानी भी सुना दी। उसने बताया कि दूसरे अगवाकारों के बरक्स शीला पालिकर ने उसे कत्ल करने की भी कोशिश की थी। इस खुसूसी रिपोर्ट के बाद भारतीय मीडिया को जैसे सांप सूंघ गया। जनरल साहब खुद मीटिंग में मौजूद थे और ब्रिगेडियर जहांजेब उन्हें ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कैप्टन राहील खान का तारुफ करवाते हुए उसकी मसाई से जनरल साहब को आगाह किया, तो वहाँ मौजूद अफसरान उसके लिए 2 मिनट तक मुसलसल तालियां बजाते रहे। दुश्मन हमारा मुहासरा बांध रहा है सर, हम जानते हैं टारगेट पाकिस्तान है। अपने बेपनाह वसाइल और हमारे मुजाहिदीन की सादा लोही से फायदा उठाकर वो हम पर नित नए हमले कर रहा है। लेकिन जब तक कर्नल विरदग, कैप्टन राहील और उनके स्टाफ के बाकी जवानों जैसे सरफरोश मौजूद हैं, हम दुश्मन का मुहासरा मुकम्मल नहीं होने देंगे। इसमें शगाफ डालते रहेंगे। ये थका देने वाली जंग है सर, लेकिन हमें इसे लड़ना है। हम चौकस हैं सर, खबरदार हैं। क्यों जवान? उन्होंने कैप्टन राहील की तरफ तहसीन भरी नजरों से देखकर कहा। यस सर, कैप्टन राहील ने तन कर जवाब दिया। उसे जिंदगी में पहली मर्तबा फख्र का एहसास हुआ था। वेल डन कैप्टन, वेल डन। जनरल साहब ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वेल डन।